सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को और इसमें 3 चैप्टर मैंने आपके कंप्लीट करा दिए थे और चौथे चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं और चौथे चैप्टर में बस कुछ चीजें रह गई हैं आपकी। यह भी चौथा चैप्टर भी आपका कंप्लीट होने वाला है। तो चौथे चैप्टर की अगर हम बात करें तो चौथा चैप्टर जो है आपका सामान्य एप्लीकेशन पे कार्य। इसमें हमने मल्टीमीडिया देख लिया, कंप्यूटर नेटवर्क देख लिया, कंप्यूटर नेटवर्क में इंटरनेट पे कैसे कार्य करते हैं, इंटरनेट की घटक, इंटरनेट की सेवाएं, ये सारी चीजें हमने देख ली अभी तक चौथे चैप्टर में। अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं जो शिक्षा संबंधी ऑनलाइन लिंक्स होते हैं उसके बारे में हमको जानकारी कर लेनी है इस क्लास में। और साथ ही इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वह इंटरनेट पे सामग्री अपलोड करना, डाउनलोड करना, और इसके बाद जो मेजर पार्ट है आपका वह है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी में वायरस क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है, और लास्ट में हम देखेंगे कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। और इस तरीके से यह चैप्टर जो है आपका चौथा चैप्टर यह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर पे आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। शिक्षा संबंधी ऑनलाइन लिंक्स को एक्सेस करना, एक्सेसिंग एजुकेशन रिलेटेड ऑनलाइन लिंक्स। शिक्षा संबंधी ऑनलाइन लिंक निम्नलिखित है। पहला देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये होता है एमएचआरडी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दूसरा है एनसीईआरटी और एससीईआरटी, इन दोनों से संबंधित, दोनों संस्थाओं से संबंधित लिंक्स को एक्सेस करना। फिर देखिए, जिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान डाइट से आप सभी लोग परिचित हैं। फिर चौथा, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन काउंसिल। तो इन सभी से रिलेटेड लिंक्स देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इनसे मतलब ये मंत्रालय हैं और जो भी आपके एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं ये आपसे रिलेटेड हैं, ठीक है। जो भी आप सभी प्रशिक्षु हैं। तो देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट www.mhrd.gov.in है। इसके द्वारा शिक्षा संबंधी विभिन्न जानकारी जैसे शिक्षा संबंधी नीतियां, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक संबंधी योग्यता, नियुक्तियां आदि का पता चलता है, ठीक है। तो ये हो गया एमएचआरडी की वेबसाइट। और इससे आपको क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, जो भी नई शिक्षा नीतियां बनने वाली हैं और जो भी शैक्षिक सामग्री है और शिक्षक की क्या योग्यता होनी चाहिए, नियुक्तियां कैसे होती हैं, कब होती हैं, ये सारी चीजें आप यहां से पता लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, दूसरा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद एससीईआरटी। देखिए दोनों के बारे में। एनसीईआरटी की वेबसाइट है www.ncert.nic.in तथा इसका पूर्ण नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है। इस वेबसाइट के माध्यम से एनसीईआरटी के बारे में जानकारी के साथ साथ शिक्षा सामग्री, विभिन्न अन्य सूचनाएं प्राप्त होती है। एससीईआरटी विभिन्न राज्यों के राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, विभिन्न राज्यों की भिन्न भिन्न वेबसाइटें होती हैं। इस पर राज्य से संबंधित शिक्षा की सामग्री उपलब्ध होती है। अब ये देखिए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये एनसीईआरटी देखिए देश के स्तर पे जो पाठ्यक्रम है, स्कूली शिक्षा है, उसका निर्धारण करती है। उसके लिए पाठ्यक्रम क्या पढ़ाया जाएगा विद्यालय में, ये सारी चीजें डिसाइड करती है। कब क्या पढ़ाया जाएगा, क्या शेड्यूल होगा, ये काम होता है एनसीईआरटी का। और यही काम राज्य स्तर पे जो संस्था देखती है उसका नाम है एससीईआरटी।
तो SCRT क्या करती है, राज्य स्तर पे जैसे आप लोग का डीएलएड का प्रशिक्षण है तो डीएलएड में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, सिलेबस में क्या क्या चीजें होंगी सब्जेक्ट्स में, और कब कितना पढ़ाया जाएगा, प्रशिक्षण किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है SCRT संस्था जो कि है लखनऊ में। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा है जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान डायट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डाइट का पूर्ण रूप जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। यह प्रत्येक जिले में होता है। इसका कार्य प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। इससे संबंधित समस्त जानकारी इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 75 डाइट। ठीक है, हर एक जिले में डाइट होता है। यह जिले स्तर पे लोगों को प्रशिक्षित करता है। आप में से बहुत लोग डाइट में पढ़ते होंगे, तो डाइट का काम क्या है आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि आप लोगों को प्रशिक्षण देना और आप लोग को शिक्षक बनने का प्रशिक्षण देना, साथ ही जो शिक्षक बन जाते हैं उन लोगों के लिए भी अगर नया प्रोग्राम कुछ आता है, कुछ नई चीजें आती हैं, तो उनको भी यहाँ पे प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये काम होता है डाइट का, और इससे जुड़ी जानकारी इसके वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसकी वेबसाइट हर जिले की अलग अलग होती है क्योंकि हर जिले में अलग अलग डाइट होते हैं। अब इसके बाद देखिए, चौथा है बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन काउंसिल। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा की एक वेबसाइट है जिसका वेब एड्रेस www.upbasiceduboard.gov.in है। इससे बेसिक शिक्षा संबंधी समस्त जानकारी उपलब्ध रहती है। इसमें अद्यतन शिक्षा संबंधी समस्त सूचनाओं का समावेश रहता है। तो ये हो गया बेसिक शिक्षा परिषद का उत्तर प्रदेश की वेबसाइट, और यहाँ पे बेसिक शिक्षा से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और जब आप प्राइमरी अपर प्राइमरी में टीचर बनते हैं तो आप बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए, इंटरनेट पर सामग्री अपलोड एवं डाउनलोड करना, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग कंटेंट टू एंड फ्रॉम इंटरनेट। अब देखिए, अपलोड का अर्थ किसी कंप्यूटर से दूसरे स्थान जैसे बड़े या दूरस्थ कंप्यूटर की स्मृति में डेटा, फाइल आदि स्थानांतरित करना। ठीक है, तो अपलोड करने में क्या करते हैं, हम किसी फाइल को, अपने पास जो फाइल है, जो यूजर है वह अपलोड करता है, कोई यूजर है वह अपलोड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, उसके पास कोई फाइल है, कोई डेटा है, वह इसको किसी दूसरे कंप्यूटर के पास भेज रहा है, किसी सर्वर पे भेज रहा है। एक फाइल को दूसरे सिस्टम में भेजना ही अपलोडिंग है। इंटरनेट पर ऐसा बहुत सारे साइट्स हैं जो आपको फ्री में फोटो, वीडियो, MP3 अपलोड करने देते हैं। जैसे mediafire.com वेबसाइट है, एक ऐसी है जहां पर आप अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं और साथ ही दूसरों को भेज सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, वीडियो अपलोड करने के लिए फ्री एवं पॉपुलर वेबसाइट्स youtube.com, vimeo.com, dailymotion.com, metacafe.com, mediafire.com। तो ये सभी वेबसाइट YouTube पे आप इस वीडियो को देख ही रहे हैं या हमारे ऐप पे देख रहे हैं। तो youtube.com क्या है, यहाँ पे आप कोई भी वीडियो फ्री में अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह Vimeo भी है, डेली मोशन भी है, मेटा कैफे भी है और मीडिया फायर है। लेकिन आपको पता है सबसे प्रचलित क्या है, यूट्यूब। इसके बाद Vimeo, डेली मोशन आते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया इंपॉर्टेंट लिंक्स और इंटरनेट पे अपलोड और डाउनलोड करना किसी दूसरे कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में किसी फाइल, डॉक्यूमेंट को, वीडियो को, ऑडियो को डाउनलोड करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डेटा सिक्योरिटी। तो डेटा सिक्योरिटी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे सिक्योरिटी, किसी चीज की सुरक्षा, आपको पता है कि रियल वर्ल्ड में किसी चीज को चोरी होने से बचाना, उस चीज का गलत इस्तेमाल होने से बचाना, यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसी तरीके से कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल होना, कंप्यूटर में रखे
डेटा का गलत इस्तेमाल होना, चोरी होना, इन सारी चीजों से कंप्यूटर को बचाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा सिक्योरिटी। तो परिचय देखिए, इंट्रोडक्शन आप देखिए। डेटा सुरक्षा डेटा को भ्रष्टाचार, पतन से भी सुरक्षित करती है। डेटा सिक्योरिटी तकनीक में बैकअप, डेटा मास्किंग, डेटा इरेजर को सम्मिलित किया जाता है। एप्लीकेशन एक महत्वपूर्ण डेटा सुरक्षा तकनीक है जहां डिजिटल डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और हार्ड ड्राइव एन्क्रिप्ट किए जाते हैं जो अनाधिकारिक उपयोगकर्ता और हैकर के लिए अस्पष्ट होते हैं। अब इनक्रिप्ट करना या इनक्रिप्शन क्या होता है, जैसे आपने सभी ने व्हाट्सएप यूज किया होगा या कोई भी चैटिंग, तो वहां पे क्या लिख के आता है, चैट इज इनक्रिप्टेड। मतलब कि आप जो दो लोगों के बीच बातें हो रही हैं या किसी ग्रुप में बात हो रही है, उसको उस ग्रुप से बाहर, मतलब जिन लोगों के बीच बातचीत चल रही है उससे अलग कोई पर्सन उसको नहीं पढ़ सकता, नहीं देख सकता। इसी को क्या कहते हैं, इनक्रिप्टेड। अगर वह देखेगा भी तो वह इनक्रिप्ट हो चुका है। इसका मतलब कि वह किसी दूसरे भाषा में नहीं, दूसरे तरीके से लिखा जा चुका है, किसी कोड में। इसी तरीके से आप समझिए कि किसी कोड में उसको बदला जा चुका है जिसे कोई भी पढ़ नहीं सकता है। तो इंक्रिप्शन का मतलब यही होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको दूसरे फॉर्म में कर दिया गया है जिसे अब कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, जिसको जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसको वही पढ़ सकता है। इसके बाद देखिए, प्रमाणीकरण का उपयोग डेटा सुरक्षा का सबसे सरल तरीका है। प्रमाणीकरण के साथ उपयोगकर्ता को एक पासवर्ड, कोड, बायोमेट्रिक डेटा या किसी अन्य प्रकार से सिस्टम में एक्सेस करने से पहले वेरीफाई करना होता है। अब देखिए, प्रमाणीकरण क्या हो गया। प्रमाणीकरण पहले से मतलब कि आपको एक साबित करना पड़ेगा किसी भी कंप्यूटर को इस्तेमाल करने से पहले। जैसे आप लोग पासवर्ड लगाते हैं, मोबाइल में पैटर्न लगाते हैं या बायोमेट्रिक आजकल आ गया है, तो वैसे ही कंप्यूटर में भी पासवर्ड, कोड, बायोमेट्रिक या किसी अन्य प्रकार से पहले वेरीफाई किया जाता है कि हाँ, ये जो पर्सन है ये वही है या कोई दूसरा है जो डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद देखिए, प्रचलित खतरे हम लोग देखते हैं क्या क्या खतरे होते हैं। तो उपयोगकर्ताओं के डेटा सुरक्षा संबंधी जालसाजी तथा विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ सकता है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार है। तो जो भी यूजर्स हैं, जो भी कंप्यूटर यूजर हैं, उनको विभिन्न खतरा रहता है डेटा चोरी होने का और विभिन्न प्रकार के खतरे रहते हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से खतरे रहते हैं। पहले देखिए, गैर मौजूदा सुरक्षा स्थापत्य, नॉन एग्जिस्टेंट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। कुछ संगठनों के पास नेटवर्क शोषण, डेटा की सुरक्षा तथा व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी का अभाव होता है। कभी केवल फायरवॉल नेटवर्क की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि नेटवर्क में कोई व्यक्तिगत सूचना है तो सिस्टम में सुरक्षा तकनीक होनी चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों आप क्या समझ पा रहे हैं, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। देखिए, जिस तरीके से जो चीजें मान लेते हैं कहीं पे रखी हैं, उनके सुरक्षा के लिए कई सारे चीजों की व्यवस्था रहती है, लेकिन कई जगह ऐसा रहता है कि हाँ, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं रहती है। तो इसी तरीके से सिस्टम में सुरक्षा रहना जरूरी है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रहना जरूरी है। और कई बार केवल फायरवॉल जो होना वो नेटवर्क सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं होता है, एक अच्छे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की जरूरत होती है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा, अनपैच क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। अनपैच क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। अनपैच्ड क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस। कंप्यूटर कई प्रकार के सॉफ्टवेयर संचालित करता है जिसमें पुराने संस्करण, वर्जन भी
सम्मिलित होते हैं, जो भिन्नताएं रखता है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर डेटा सुरक्षा के लिए सही नहीं होते हैं, अतः निर्माता सॉफ्टवेयर को अपडेट और अपग्रेड करना अधिक हितकारी होता है। तो देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, तो उसे सुधारने के लिए उसमें अपडेट किया जाता है। इसी तरीके से सिक्योरिटी में भी अपडेट किया जाता है। तो हर एक सॉफ्टवेयर को उसके समय के साथ अपग्रेड करना जरूरी है। तो अगर नहीं अपग्रेड करते हैं तो ये भी एक खतरा बन सकता है सिस्टम सिक्योरिटी का। और तीसरा देखिए, फिशिंग और लक्षित हमले, स्पीयर फिशिंग, फिशिंग एंड टारगेटेड अटैक्स। स्पीयर फिशिंग क्या है? फिशिंग से तात्पर्य है हैकर द्वारा किसी व्यक्ति या संगठन की जानकारी तक पहुंचना, हैक करना हो सकता है। इसके लिए वे ईमेल जिसमें अराजक कोड होते हैं का उपयोग करते हैं। यदि एक बार में ईमेल सिस्टम में खुल जाता है तो पूरी मशीन हैक हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को फिशिंग या लक्षित हमला कहते हैं। अब देखिए, किसी जो हैकर होता है, हैकर आपको पता है कि ऐसे लोग जो किसी दूसरे के सिस्टम में छुपी हुई जानकारी को और मतलब किसी ना किसी तरीके से हानि पहुंचाने का इन लोगों का कार्य होता है। और फिशिंग में क्या करते हैं ये लोग, एक जैसे फिशिंग का मतलब कि जैसे मछली पकड़ना होता है, वैसे ही ये लोग क्या करते हैं, जाल बिछाते हैं। कोई ईमेल भेजेंगे यूजर के पास जिसपे इन लोगों को अटैक करना होता है, या फिर ईमेल या कोई लिंक भेजेंगे। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं या सिस्टम पे पूरी तरीके से अपनी पकड़ बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं हैक करना, सिस्टम को हैक करना। अब इसके बाद देखिए, चौथा, इंटरनेट वेबसाइट। संक्रमण कोड ब्राउजिंग के मध्य से कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जा सकता है। वेब पेज जो सुरक्षा अपडेट में नहीं होते हैं, ऐसी घटना के शिकार हो जाते हैं। अतः असुरक्षित वेबसाइट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर संक्रमण का कारण हो सकती है। अब इंटरनेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी वेबसाइट्स का इस्तेमाल नहीं करना है जो असुरक्षित हो। उनसे भी क्या हो सकता है, उनसे भी संक्रमण जो होता है वह आ सकता है। ठीक है, उनसे भी डेटा सिक्योरिटी पे थ्रेट आ सकता है। इसके बाद देखिए, खराब कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन, पुअर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। नेटवर्क से जुड़ा कोई कंप्यूटर, चाहे घर हो या ऑफिस, जो विन्यास प्रबंधन नीति का पालन नहीं करता है, वे किसी भी प्रकार के हमले के लिए कमजोर हो सकते हैं। कमजोर डेटा सुरक्षा उपाय जो मशीन से जुड़ने के लिए सीमित नहीं होते हैं, वे इस प्रकार के खतरे के प्रति संवेदनशील होते हैं। अब देखिए, किसी नेटवर्क से आप जुड़े हैं तो नेटवर्क से जुड़ने पे पहले तो नेटवर्क से जुड़ने पे कई सारे फायदे होते हैं जो हमने पढ़ा कंप्यूटर नेटवर्क में, लेकिन साथ ही खतरा भी बनता है डेटा चोरी होने का, अटैक होने का, हैक होने का सिस्टम। ठीक है, तो इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन, देखिए जो सेटिंग्स होती हैं और जो भी मानक होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो उसी हिसाब से जैसे वह नेटवर्क में जुड़ा है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन सही होती है उस हिसाब से यूजर को अपना रखना चाहिए। अगर वह नहीं सही रखता है तो ऐसे ही लोग के ऊपर जो है वह खतरा और मंडराता है। अब इसके बाद देखिए, छठवां, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में उदाहरण के लिए उपभोक्ता का डेटा बड़ी मात्रा में संग्रहित किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस तथा उपलब्धता की समस्या को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त इन सूचनाओं की सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें पैचिंग, कोड का प्रबंधन आदि भी सम्मिलित है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में देखिए क्या होता है कि जो यूजर होता है वह अपना डेटा कहीं और पे भेजता है, सेव करता है, रिक्वेस्ट पूरी कराता है, तो ये सारी चीजें करता है।
तो इस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग में जो खतरा होता है वह बढ़ जाता है। इसके बाद देखिए अस्थाई मीडिया, रिमूवेबल मीडिया। अस्थाई मीडिया का उपयोग जैसे फ्लैश ड्राइव, सीडी, बाह्य हार्ड ड्राइव आदि नेटवर्क पर डेटा सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। उचित सुरक्षा के अभाव में मीडिया नेटवर्क तथा मैलवेयर के बीच एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। हटाने योग्य मीडिया उपकरणों का उपयोग करते हैं। समय उचित सुरक्षा उपयोग की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए है 8वां बॉटनेट। बॉटनेट को ज़ॉम्बी आर्मी भी कहा जाता है। बॉटनेट प्राइवेट कंप्यूटरों का एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि ज़ॉम्बी से संक्रमित हुए रहते हैं, जिसका पता इन कंप्यूटरों के मालिकों को भी नहीं होता तथा इन कंप्यूटरों के समूह का प्रयोग अन्य कंप्यूटरों को संक्रमित करने के लिए किया जाता है। अन्य कंप्यूटरों को संक्रमित करने के लिए वायरस, मालवेयर तथा अन्य खतरनाक तत्वों को भेजते हैं। बॉटनेट में प्रत्येक कंप्यूटर को बॉट कहा जाता है। बॉट का अर्थ जो होता है वह होता है रोबोट और नेट का अर्थ होता है नेटवर्क। अब देखिए बॉटनेट में क्या होता है कि कोई इस तरीके से प्रोग्राम को डिजाइन कर देता है कि कई सारे कंप्यूटर पे वह उस प्रोग्राम को, उस संक्रमण को डाल देता है और उस संक्रमण को डालने के बाद कुछ जो कंप्यूटर का कुछ भाग होता है वह इस तरीके से काम करने लगता है कि वह दूसरे कंप्यूटर को भी इफेक्ट करने लगता है। तो यह जो पूरा चक्र चलता है इसी को क्या कहते हैं, बॉटनेट। इसके बाद देखिए 9वां है जीरो डे अटैक। जीरो डे अटैक एक संकट है जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को नष्ट करता है तथा ये बहुत तेजी से इंटरनेट के माध्यम से फैलता जाता है। इस प्रकार के खतरों से निपटना सबसे कठिन होता है। इस तरह के हमले से नेटवर्क कुछ ही समय में नष्ट हो जाता है और अन्य जीरो डे अटैक की समस्या को समझते समझते ही डेटा निष्क्रिय हो जाता है। तो ये हो गया जीरो डे अटैक। अब इसके बाद देखिए आप, यहाँ पे हमने सीख लिया कि जो उपयोगकर्ता के डेटा होते हैं उससे संबंधित जो जालसाजी होते हैं, विभिन्न खतरों को हमने देखा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत सूचनाओं एवं डेटा की सुरक्षा के चरण, किस तरीके से स्टेप टू इंश्योर सिक्योरिटी फॉर पर्सनल डेटा। तो ये किस तरीके से आप अपने पर्सनल डेटा को सिक्योर रखोगे, उसके स्टेप्स क्या हैं। देखिए कंप्यूटर पर विभिन्न व्यक्तिगत सूचनाओं एवं डेटा को सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसके लिए प्रयोगकर्ता विभिन्न एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं जिससे उनकी फाइलें सुरक्षित रह सकें। इसके लिए निम्न चरणों को अपनाया जा सकता है। पहला, डेटा का रेगुलर बैकअप लेना अथवा डंप करना, रेगुलर बैकअप ऑफ डेटा एंड डंपिंग। दूसरा, डेटा की प्रतिलिपि रखना। तीसरा, सुरक्षित वेब ब्राउजिंग, सेफ वेब ब्राउजिंग। चौथा, कंट्रोल प्लस करना। और पांचवा, लॉग रखना, टू कीप लॉगिन। तो इस तरीके से डेटा का रेगुलर बैकअप लेना, डेटा की प्रतिलिपि कॉपी रखना और सुरक्षित वेब ब्राउजिंग करना, कंट्रोल प्लस करना और लॉग ऑन रखना। ये तरीके से, इन तरीकों से आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला, डेटा सुरक्षा में ही कंप्यूटर वायरस का अर्थ। कंप्यूटर मीनिंग ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरस सांकेतिक भाषा में लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो ना चाहते हुए भी कंप्यूटर में प्रवेश कर जाते हैं और कंप्यूटर को क्षति पहुंचाते हैं। कंप्यूटर वायरस, जैसे कि इनके नाम से प्रतीत होता है कि यह कोई विषाणु होगा, परंतु ऐसा नहीं है। वास्तव में कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या कोड होता है। यह वायरस कंप्यूटर में अपने आप ही बहुत सी कॉपियां बना देता है एवं अन्य कॉपियों को संक्रमित कर देता है। कुल फाइलें एवं सूचनाओं को गायब कर देता है अथवा कुछ फाइलें नहीं खुलती हैं। कंप्यूटर वायरस की नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति के कारण ही इसे वायरस कहा जाता है। एक वायरस के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई बार कम अनुभवी प्रोग्रामर
अनजाने में प्रोग्राम में कुछ गलतियां छोड़ देते हैं, जिसके कारण प्रोग्राम अनपेक्षित व्यवहार करते हुए हार्डवेयर या डेटा को नुकसान पहुंचाने लगता है और वायरस का रूप ले लेता है। तो अब देखिए, कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है। सिंपल से समझिए, प्रोग्राम क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कंप्यूटर को बताया जाता है कि हाँ ये चीजें करनी है। तो अब करने के लिए तो देखिए, कई बार आप क्या करते हैं, कुछ अच्छी चीजें करने जाते हैं लेकिन चीजें खराब हो जाती हैं। इसी तरीके से जो लोग प्रोग्राम लिखते हैं उनको कहते हैं प्रोग्रामर। तो उनसे अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तब भी सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, लेकिन कुछ लोग गलतियां जो हैं वह जानबूझ के करते हैं, और जैसे वास्तविक जीवन में जो खराब प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह खराब काम करते हैं, वैसे ही कुछ अगर मान लेते हैं डेवलपर और कुछ लोग ऐसे हो जाएं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहें, आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना चाहें, तो वह कुछ प्रोग्राम ऐसे लिख देते हैं जिससे कंप्यूटर को बहुत ही क्षति पहुंचती है। इन्हीं प्रोग्रामों को हम लोग क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। वायरस से निपटने हेतु उपचारात्मक उपाय, क्यूरेटिव मेजर्स अगेंस्ट वायरसेस। वायरस से निपटने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, पहला है, सबसे पहले इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर पर वायरस का हमला हुआ है। इसका ज्ञान कंप्यूटर के मॉनिटर पर विभिन्न संदेशों को पढ़ के हो जाता है, विचित्र संदेशों को पढ़ के हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हाँ हमारे सिस्टम में वायरस आ गया है। इससे कैसे पता चलेगा, सिस्टम आप प्रयोग करते हैं, सिस्टम कुछ स्लो हो जाएगा, सिस्टम पे डेस्कटॉप पे मॉनिटर पे आप देखोगे तो आपको कुछ प्रोग्राम्स ऐसे खुलते नजर आएंगे, अनजान प्रोग्राम। ठीक है, तो ये मॉनिटर पे आपको देखने को मिलेगा, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ आपके सिस्टम में वायरस आ गया है। इसके बाद देखिए, कंप्यूटर वायरस के आक्रमण का पता चलते ही कंप्यूटर मशीन को बंद कर देना चाहिए तथा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सलाह लेनी चाहिए। यह किसी ना किसी एंटीवायरस की सहायता से कंप्यूटर के वायरस को कम क्षति पहुंचाने में मदद करता है तथा कंप्यूटर को वायरस मुक्त बना सकता है। अब देखिए, जब भी हमला हो पता लग जाए तो आपको सबसे पहले सिस्टम को बंद कर देना है, फिर इसके बाद इंजीनियर की मदद लेनी है। अब इसके बाद देखिए, तीसरा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सहायता यह निश्चित कर लेना चाहिए कि कंप्यूटर पूरी तरह से वायरस मुक्त हो गया है अथवा नहीं। यदि पूर्ण रूप से मुक्त नहीं रहता है तो थोड़े समय बाद पुनः सक्रिय हो सकता है। वायरस का आक्रमण कैसे और किसके द्वारा हुआ, इस बात का पता लगा लेना चाहिए। इसके द्वारा प्रयोगकर्ता को पुनः उन क्रियाओं तथा उपकरणों के प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है, तो दो चीजें इंश्योर करनी है आपको। पहला कि पूरे सिस्टम से वायरस गया है या नहीं गया है, और दूसरा कि कहाँ से यह वायरस आया था इसकी जानकारी कर लेनी चाहिए, और वह क्रिया जो है वह दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। ठीक है, तो ये वायरस से निपटने के उपाय हो गए। इसके बाद देखिए, एंटीवायरस क्या होता है। तो कंप्यूटर को वायरस से एंटीवायरस द्वारा बचाया जा सकता है। एंटीवायरस एक विशेष सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसमें हजारों वायरसों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां लिखी होती हैं। जब एंटीवायरस सिस्टम को स्कैन करता है तो इन जानकारी के आधार पर वायरसों को ढूंढता है और किसी वायरस के मिलने पर ही यूजर को सूचना देकर उसे हटा देता है। कुछ प्रमुख एंटीवायरस पीसीसिलियन, मैक्याफे, क्विक हील, नॉर्टन एंटीवायरस आदि हैं। अब एंटीवायरस का काम क्या होता है, जैसे वायरस आपके सिस्टम को, फाइलों को क्षति पहुंचाता है, उसी तरीके से एंटीवायरस पहले से ही तैयार रहता है। वह खोजता है कि कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं है सिस्टम में, वह स्कैन करता है फाइलों को, सभी चीजों को, कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो सिस्टम को नुकसान, डेटा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ऐसे अगर फाइलें हैं, प्रोग्राम हैं, तो उनको वह जल्दी से हटा देता है। ठीक है, और यहाँ पे एंटीवायरस के एग्जाम्पल आपने देखिए,
फिर इसके बाद देखिए एंटीवायरस को डाउनलोड कैसे किया जाता है। एंटीवायरस की डाउनलोडिंग प्रक्रिया, डाउनलोडिंग प्रोसेस ऑफ एंटीवायरस। वेब ब्राउजर पर जाकर के http://www.avg.com/en/us होम पेज पे जाते हैं। फिर पेज खुलने पे एवीजी एंटीवायरस फ्री बटन पे पेज के बीच में क्लिक करते हैं। फ्री डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं, जिससे एक अन्य वेबसाइट खुल जाती है। डाउनलोड नाउ पर क्लिक करते हैं। फिर देखिए प्रोग्राम डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। अब अपनी सुविधा अनुसार फाइल को सेव करते हैं। डाउनलोड पूरा होने के बाद डबल क्लिक करके प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एंटीवायरस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रमुख उपयोगी वेब टूल्स के बारे में हमको पढ़ना है। सम यूजफुल वेब टूल्स, प्रमुख उपयोगी वेब टूल्स जैसे MS फ्रंट पेज। तो MS फ्रंट पेज एक HTML संपादक एवं वेबसाइट प्रशासन उपकरण है। यह 1997 से 2007 तक कार्यक्रमों में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस साइट का हिस्सा था, लेकिन यह वर्ष 2010 से अनुपलब्ध है। यह WY विंस संपादक के रूप में फ्रंट पेज उपयोगकर्ता के पेज के HTML कोड के विवरणों को छिपाने के लिए डिजाइन किया गया स्वयं की व्यावसायिक वेबसाइट बनाने की सुविधा, कार्यक्षमता तथा लचीलापन प्रदान करता है। यह गतिशील और परिष्कृत वेबसाइट बनाने के लिए आवश्यक व्यावसायिक डिजाइन, डेटा प्रकाशन उपकरण प्रदान करता है। अब यह टूल क्या था? यह टूल देखिए 1997 से 2007 तक हिस्सा था माइक्रोसॉफ्ट का। इसमें क्या होता था? इसमें आप अपने वेबसाइट के पेजेस को डिजाइन कर सकते थे, बिना कोडिंग के डिजाइन कर सकते थे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा MS आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। यह टूल भी माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज की तरह ही एक सूचना प्रदान करने वाला मैनेजर। यह दो रूप में, पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के रूप में पाया जाता था तथा दूसरा एक अलग अनुप्रयोग के अनुसार उपलब्ध रहती थी। इसका प्रयोग FMS एक्सचेंज सर्वर एवं MS शेयर पॉइंट सर्वर के रूप में किया जाता था। तो ये हो गया MS आउटलुक। इसके बाद देखिए आउटलुक ईमेल। तो इस टैब के अंतर्गत ईमेल अकाउंट का प्रयोग करके डोमेन के लिए नया एड्रेस बना सकते हैं। जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ईमेल अकाउंट वेब पेज दिखाई पड़ता है। इसके बाद ईमेल स्पेसिफाई करके क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद नया कस्टम ईमेल एड्रेस बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गए महत्वपूर्ण टूल्स। इसके बाद देखिए कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग, यूजिंग हिंदी इन कंप्यूटिंग। कई बार लोग अंग्रेजी की बजाय हिंदी में टाइप करते हैं और कई दस्तावेज हिंदी में भी लिखे जाते हैं। हिंदी टाइप करने के लिए कोई विशेष कुंजी पटल नहीं है। वास्तव में आप अपने अंग्रेजी कीबोर्ड का प्रयोग करके हिंदी में टाइप कर सकते हैं। ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग के लिए इन टूल्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे गूगल ट्रांसलेटर या बेबीलोन। शब्दों को हिंदी में पढ़ना, रीडिंग टेक्स्ट इन हिंदी। शब्दों को हिंदी में पढ़ने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग करते हैं। गूगल ट्रांसलेशन, यह एक बहुभाषी अनुवाद एप्लीकेशन है जो गूगल सेवाओं द्वारा निर्मित की गई है। इसके द्वारा टेक्स्ट, स्पीच, इमेज, साइट, रियल टाइम वीडियो आदि एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित होता है। यह निःशुल्क एप्लीकेशन है। अब देखिए यूजेस एप्लीकेशन, इसका यूजेस क्या है? गूगल ट्रांसलेटर का उपयोग निम्न प्रकार से करते हैं। सबसे पहले गूगल अनुवाद की वेबसाइट translate.google.com को एक्सेस करते हैं। दूसरा, उसके बाद वांछित टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। ये टेक्स्ट किसी दस्तावेज, साइट या स्वयं का लिखा हो सकता है। फिर देखिए तीसरा स्टेप, टेक्स्ट को दाईं तरफ से बाएं बॉक्स में पोस्ट करते हैं। यदि किसी अन्य भाषा का शब्द है तो उसे अनुवाद पेज पे टाइप भी कर सकते हैं। फिर चौथा देखिए स्टेप, पेस्ट
किए गए टेक्स्ट की भाषा का चयन करते हैं। यदि गूगल ऐसा नहीं करता है तो सभी भाषाओं के विकल्प देखने के लिए बटन पर क्लिक करते हैं। अब देखिए, जो भी जिस भी भाषा में आप चीजों को लिख रहे हैं और जिस भाषा में बदलना चाह रहे हैं, इन दोनों का ऑप्शन रहता है। दो बॉक्सेस बने रहते हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, और यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। ठीक, पांचवा स्टेप देखिए, बटन ए पे क्लिक करें जिससे टेक्स्ट लैटिन में दिखेगा। यह विशेषता नॉन लैटिन भाषाओं के लिए उपयोगी होता है। छठवां, लिसन बटन पर क्लिक करें करके टेक्स्ट का उच्चारण सुन सकते हैं। फिर सातवां, दाईं तरफ के बॉक्स में अनुवादित टेक्स्ट प्राप्त हो जाता है। यदि अनुवाद स्वतः नहीं होता है तो ट्रांसलेट पर क्लिक करके अनुवाद किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी भाषा में लिखे गए शब्दों को दूसरी भाषा में परिवर्तित कर सकते हैं आप गूगल ट्रांसलेशन के बाद माध्यम से। इसके बाद देखिए, गूगल अनुवादक की जो सीमाएं हैं, क्या क्या सीमाएं हैं, किन किन जगहों पे गूगल ट्रांसलेटर काम नहीं करता है। यह टेक्स्ट का सही अनुवाद नहीं करता है, वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं करता है, यह केवल टेक्स्ट का एक आधारित अनुमान देता है जिसको स्वयं क्रमबद्ध करना पड़ता है। यह इमेज टेक्स्ट का अनुवाद करने में सक्षम नहीं है। चौथा है, केवल उन्हीं भाषाओं में अनुवाद कर सकता है जिसको गूगल सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे गूगल जो होता है वह सीधे सीधे एक एक वर्ड को, शब्द को पकड़ता है और उसका अनुवाद करता है, लेकिन जो वाक्य का अर्थ निकलना चाहिए उसको आपको खुद समझना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, क्रम को आपको सही करना पड़ता है और इमेज को गूगल जो होता है, इमेज में जो टेक्स्ट होता है उसको अनुवाद करने में सक्षम नहीं है। तो यह बात तो अब सत्य नहीं है, क्योंकि गूगल लेंस एक एप्लीकेशन आ गया है जिसके द्वारा यह संभव है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, लेकिन आप लिख सकते हैं केवल उन्हीं भाषाओं में अनुवाद कर सकता है जिसको गूगल सपोर्ट करता है, ये भी बात सही है। इसके बाद देखिए, बेबीलोन, तो यह एक पूर्ण शब्दकोश तथा अनुवाद समाधान है जो कई भाषाओं के साथ कार्य करता है। इसका मुख्य पक्ष अनुवाद विंडो, जहां से सभी प्रोग्राम एक्सेस एवं व्यवस्था प्रारूप प्राप्त किए जा सकते हैं। बेबीलोन मानक बहुभाषी शब्दकोश का उपयोग करता है जिसमें अतिरिक्त शब्दकोशों की असीमित संख्या जोड़ सकते हैं। इसमें टेक्स्ट, दस्तावेज, अनुवाद फीचर, एक इकाई, कन्वर्टर, वेब खोज आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए, बेबीलोन जिस तरीके से गूगल ट्रांसलेटर है उस तरीके से थोड़ा अलग है यह, और यह शब्दकोश है, जिस तरीके से आपकी डिक्शनरी होती है उस तरीके से यह है, और इसमें कई सारे ऑप्शंस और होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका देखिए उपयोग किस तरीके से करते हैं हम। इसका उपयोग एप्लीकेशन के अंदर ऑनलाइन स्पॉट अनुवाद टूल के रूप में कर सकते हैं। इसके लिए हॉट की कंट्रोल प्लस राइट क्लिक कर सकते हैं। यह आपको उस शब्द का अनुवाद करने की अनुमति देता है जो होवर या हाईलाइट किए गए हैं। यह बहुत सी उपयोगी उपकरण, इसमें अनुवाद सटीक मशीन अनुवाद के संदर्भ में तथा सिस्टम व्यापी एकीकरण साधन है जो किसी भी प्रकार के शब्दों को अनुवादित करता है। यह विदेशी भाषाओं के अनुवाद के लिए बेहतरीन उपकरण है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेबीलोन समझ गए। इसके बाद देखिए, कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग, यूजिंग हिंदी इन कंप्यूटिंग। इसके लिए यूनिकोड टाइपिंग टूल का प्रयोग होता है। यह अंग्रेजी से हिंदी टाइपिंग टूल है जो सीधे हिंदी में टाइप करता है। जब कीज को प्रेस करते हैं तो स्पेस बार दबाते ही इसका हिंदी में रूपांतरण हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिक भाषा इनपुट टूल, माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल, माइक्रोसॉफ्ट इंडिक भाषा इनपुट टूल किसी भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अनुप्रयोगों को सरलता से भारतीय भाषा में प्रवेश में सहायता करता है। प्राइमरी इनपुट डिवाइस लिप्यंतरण ट्रांसलिटरेशन है। इसके अतिरिक्त इसे शब्दों
को ठीक करने के लिए कीबोर्ड से संपादित एडिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी भाषा का प्रयोग आपने देखा। अब यहाँ पे जितना भी इस चैप्टर में हमको पढ़ना था ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, अब उम्मीद है कि पूरा जो ये सारी चीजें हमने पढ़ी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर 4 के अभ्यास प्रश्नों को। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से नेटवर्क का प्रकार नहीं है। मैन, लैन, वैन, वुमैन। तो वुमैन कोई नेटवर्क टाइप नहीं है, तो यही जो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, यही सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आंसर कमेंट करते रहिए। अब दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे, लैन का पूरा नाम है। तो लैन का पूरा नाम आप कमेंट करके बताइए। तो लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। पहला ऑप्शन जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, फ्लॉपी डिस्क में होते हैं 76 ट्रैक्स एवं 26 सेक्टर्स, 77 ट्रैक्स एवं 26 सेक्टर्स, या 67 ट्रैक्स 25 सेक्टर, 78 ट्रैक्स या 28 सेक्टर। तो फ्लॉपी डिस्क में दोस्तों होते हैं 77 ट्रैक्स और 26 सेक्टर्स। ठीक है, 77 ट्रैक्स होते हैं और 26 सेक्टर्स होते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, प्रथम गणना यंत्र है घड़ी या बेकस, कैलकुलेटर, इनमें से कोई नहीं। तो गणना के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ? आपको पता है, अबेकस का। जब हमने हिस्ट्री पढ़ा था, कंप्यूटर का हिस्ट्री पहले चैप्टर में, तो कंप्यूटर की हिस्ट्री यहीं से अबेकस से स्टार्ट ही होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क है। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वह क्या होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, अब बताइए कमेंट करके। कंप्यूटर का मस्तिष्क हम लोग कहते हैं सीपीयू को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए पेंट प्रोग्राम स्थित होता है कहाँ पे? मल्टीमीडिया ग्रुप में, डॉक्यूमेंट ग्रुप में, एसेसरीज ग्रुप में, एमएस ऑफिस प्रोग्राम में। तो पेंट जो होता है दोस्तों वह होता है एसेसरीज ग्रुप में। तो 66वें का जो सी हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 7वां, ईमेल सेवाएं हैं जीमेल, याहू। जीमेल एवं याहू दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल की जो सेवा है दोस्तों वह जीमेल भी है और याहू भी है। ठीक है, याहू मेल भी होता है मेल सेवा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा जीमेल एवं याहू दोनों, ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण हुआ। वर्ल्ड वाइड वेब का www या वेब का निर्माण कब हुआ? तो वेब का निर्माण हुआ 1990 में, सन 1990 में। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एमएस विंडोज में उपलब्ध ड्राइंग प्रोग्राम है। एमएस विंडोज में उपस्थित ड्राइंग प्रोग्राम कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा था क्या होता है? पेंट। ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, रूटर्स एक है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑफिस या ये सभी। तो रूटर्स क्या होते हैं आप बताइए? नेटवर्क में रूटर्स यूज होते हैं। तो रूटर्स क्या होते हैं? डिवाइसेस होते हैं। और रूटर डिवाइस क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हार्डवेयर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अभ्यास प्रश्नों को भी हमने कर लिया और आपका जो पूरा 4th यूनिट है इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आपके 4 यूनिट कंप्लीट होते हैं, बचता है केवल एक 5वां यूनिट। अब उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा, पूरा यूनिट आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस यूनिट में कहीं भी कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। यह क्लासेस आपको कैसी लगी, आपके जो सवाल हैं, सुझाव हैं, आप जरूर कमेंट तो आपको करना ही करना है। जो भी आपके मन में आ रहा है आप जरूर कमेंट करिए और इन वीडियोस को शेयर करिए, तभी
मेरी मेहनत सफल होगी। कम से कम 5 मित्रों में आपको शेयर करना है, ग्रुपों में शेयर करना है, अधिक से अधिक, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल बेल आइकन होगा, उस पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। अब इसी तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड करिए हमारा ऐप। वहां पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कोर्स मिलेगा। कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। ये जो क्लासेस हैं ये क्लासेस मिलेंगी आपको, और वहां पे कोई प्रचार नहीं आएगा। और साथ ही वहां पे आपको सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज ये जो पीडीएफ नोट्स हैं यह वहां पे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। कंप्लीट नोट प्रोवाइड कराया जाएगा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद, जिसे आप प्रिंट कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे। और हर एक चैप्टर के बाद आपको टेस्ट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जिसे आप खुद से दे पाओगे और खुद का आकलन कर पाओगे कि आप कितना सीख पा रहे हो, ठीक है। ये टेस्ट आप दे पाओगे। इसके बाद हर एक सब्जेक्ट का मास्टर क्लास हम लोग बनाते हैं। एक क्लास में पूरा आपको सिलेबस समझाते हैं ताकि आप और अच्छा स्कोर कर पाओ। इसके साथ ही राजन पवन सीरीज की पीडीएफ और राजन पवन सीरीज के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कराते हैं। और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 5 वर्षों के सॉल्व कराते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं ऐप पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऐप का, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और चैनल पे विजिट करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हर एक विषय को पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।